सांझ की ठंडी बयार में सुनसान सड़क पर साथ चलते दोनों बहुत हिचकिचा रहे थे। सूरज बार बार कनखियों से अनाहिता को देखता और अपनी ही किस्मत पर इतरा रहा था। अनाहिता आज अपना सारा एटीट्यूड और ठसक भूलकर बहुत असहज हुए जा रही थी। कभी अपने बाल कान के पीछे करती तो कभी अपनी अंगूठी को घुमाने लगती। आज उसकी नज़रें सड़क से ऊपर उठ ही नहीं पा रही थीं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। नुक्कड़ पर लगी चाय की टपरी पर रेडियो बज रहा था। सूरज का मन किया कि टपरी वाले के पोपले गाल चूम ले। यही गाना तो बज रहा था जब उसने अनाहिता को पहली बार स्कूल के कल्चरल इवेंट में देखा था। साड़ी पहने बिल्कुल परी लग रही थी उस दिन अनाहिता। तभी तो उसने उसका नाम एंजल रखा था। मन ही मन वो सीनियर था शायद, इसीलिए अनाहिता ने कभी नोटिस ना किया हो। पर सूरज, वो हरदम अनाहिता पर नज़र रखता था। मजाल है स्कूल का कोई लड़का अनाहिता के आसपास भी फटक जाए। शायद अनाहिता के अलावा स्कूल के सभी बच्चे उसकी गुमनाम मोहब्बत के बारे में जानते थे। घर के फाटक पर पहुंचकर उसने गला साफ किया ही था गुड बाय करने के लिए कि बदहवासी धरा ने अनाहिता को फाटक के पास वाली झाड़ी में खींच लिया। आह! अनाहिता की चीख निकली थी उससे पहले ही धरा ने उसके मुंह दबा दिया। भाभी, आप मुझे किडनैप करने वाली हो? अनाहिता को धरा का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। नहीं अनु, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फाटक से लेकर घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मुझे तुम तक पहुंचने का यही रास्ता समझ आया। सूरज ने अना को धरा के साथ कंफर्टेबल देखा तो हाथ बांधकर दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगा। अनु, मुझे तारा की एक बात बहुत अटपटी लगती है। वो भले ही प्रेग्नेंट है पर अपने चेकअप के लिए वो अकेले ही जाती है। मम्मी जी और मैं और नयन भाई खुद साथ जाना चाहते हैं पर वो एक सिरे से सबको नकार देती है। कहती है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। और मैंने उसकी मेडिकल फाइल चेक की तो महीने में लाखों रुपए का पेमेंट हो रहा है पर कोई मेडिकल रिपोर्ट या रसीद उस फाइल में नहीं मिली। धरा ने अपने मोबाइल में खींचे फ़ोटोज़ अनाहिता को दिखाए तो अनाहिता पेमेंट की तारीखें और रकम देखकर हैरान रह गई। उसमें सबसे बड़े पेमेंट नंद किशोर जी के मौत के समय किए गए थे। नंद किशोर जी सिर्फ कुछ दिन ही वहाँ एडमिट रहे थे पर पेमेंट बाद तक जारी थी। तारा अभी हॉस्पिटल ही गई हुई है। मुझे लगता है कि उसके पीछे जाकर शायद तुम कुछ सच जान सको। अनाहिता ने धन्नो को बाहर निकाला और हॉस्पिटल जाने लगी तो सूरज फौरन उसके पीछे बैठ गया। इस टाइम तुम्हारा वहाँ अकेले जाना सही नहीं है, मैं साथ चलता हूँ। सूरज ने जितने अधिकार से बात कहकर स्कूटी की सीट घेरी कि अनाहिता मना ही नहीं कर सकी। वैसे भी किसी गैराज मैकेनिक पर वो शायद इतनी जल्दी विश्वास नहीं करती पर मल्होत्रा अंकल के बेटे पर तो विश्वास कर ही सकती थी। आखिर वो नंद किशोर जी की आखिरी इच्छा जो थी। अनाहिता और परम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर पता चला कि ओपीडी तो सभी डॉक्टर की ख़त्म हो चुकी है और विजिटिंग आवर भी। अब तो बस डॉक्टर और एडमिट पेशेंट ही हॉस्पिटल में मौजूद हैं। उन दोनों ने हर फ्लोर पर जाकर तारा को ढूंढना शुरू किया। मैटरनिटी वार्ड में तारा कहीं नहीं मिली। प्रेगनेंसी में इसके अलावा वो कहाँ हो सकती है, अनाहिता को समझ नहीं आ रहा था। तीसरी मंजिल पर तारा को ढूंढते हुए तारा और किसी आदमी के बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगीं तो परम और अनाहिता दबे पांव उसी तरफ जाकर छुप गए। तुम्हारा मुंह अब बहुत खुलता जा रहा है अनुपम। आज के बाद मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी देने वाली नहीं हूँ, तारा उस डॉक्टर पर चिल्ला रही थी। ओह कम ऑन तारा, यू नो आई डिज़र्व मोर। मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उसका एहसान तुम्हें ज़िंदगी भर चुकाना होगा, अनुपम ठीठपने से बोल रहा था। तारा, अनुपम, आकाश भाई ने ये लास्ट पेमेंट भेजा है, इसके बाद मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊँगी। चलो अभी ये बैग तो दे ही दो, बाकी जब ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हें फिर याद कर लूँगा, अनुपम ने तारा से बैग लेते हुए कहा था। मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगी, यू गॉट इट। तारा गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से निकल गई। तुम आओगी तारा मैडम, एक बार नहीं हर बार। तुम्हारी तिजोरी की चाबी जो है मेरे पास, ना उसके चक्कर में तुम हर बार आओगी। अनुपम ने एक फ़ोल्डर को चूमा और अपनी ड्रॉज में छुपा दिया। अपना सफ़ेद कोट उठाकर वो वहाँ से निकल गया। अनाहिता भागकर उसके केबिन में घुस गई। परम उसे रोकने की कोशिश करते हुए, क्या कर रही हो मतलब मैडम जी? सूरज, वो फ़ोल्डर मुझे चाहिए अभी के अभी। अनाहिता ने सूरज को भी धक्का देकर अंदर कर लिया। दोनों ने ड्रॉज से उस फ़ोल्डर को निकाला और केबिन से बाहर निकलने लगे पर तब तक चपरासी केबिन बाहर से लॉक कर गया। ओह नो, हम फंस गए मैडम जी।
मुझे मैडम जी कहना बंद करो और अपने पापा को फ़ोन लगाओ, अनायता ने सूरज को डांटते हुए कहा और ख़ुद फोल्डर से निकलकर रिपोर्ट्स और पेपर चेक करने लगी। पापा? मेरे पापा? सूरज को समझ नहीं आया कि अनायता उसे किसे फ़ोन लगाने को बोल रही है। मिस्टर मल्होत्रा को फ़ोन लगाना है, मिस्टर परम मल्होत्रा। अनायता ने बिना आंखें उठाए पेपर्स पढ़ते हुए जवाब दिया तो सूरज हैरान रह गया। तुमने मुझे पहचान लिया? पर कैसे? आज तुम्हारे घर गई थी मैं मिस्टर, और वहाँ की सारी दीवारों पर लगे तुम्हारे फ़ोटोज़ तुम्हारे परम मल्होत्रा होने की गवाही चीख चीख कर दे रहे थे। अनायता ने आंखें मटकाते हुए कहा तो परम का दिल किया कि उसके गाल चूम ले। परम को किसी ख्याल में खोया देखकर अनायता ने उसके सिर पर चपत जमा दी। लुक मिस्टर, हमारा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है और मिस्टर मल्होत्रा ही हमें बिना किसी की नज़रों में आए यहाँ से निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे हाथ जैकपॉट। एकाएक अनायता के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, पत्थर की तरह जड़ हो गई वो। आखिरी कागज़ देखकर उसको जैसे मिनी हार्ट अटैक आ गया था। परम परेशान हो गया, अनायता को पूरा झकझोरते हुए बोला, एंजल क्या हुआ एंजल? आर यू ओके? क्या है इस कागज़ में एंजल? पापा की कोविड रिपोर्ट। पापा कभी कोरोना पॉजिटिव थे ही नहीं। अनायता के मुंह से निकले वो चंद शब्द परम पर भी बिजली जैसे गिरे। सूरज यानी परम खुद सदमे में था, पर उसने खुद को संयत किया। इस टाइम पर उसकी एंजल को उसकी ज़रूरत थी और वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। उसने अनायता को गले लगा लिया। बुत बनी बैठी अनायता इस समय अपने होश में नहीं थी। नंद चले गए अन्नू, वो अंदर से पहले ही टूट चुके थे। शारीरिक रूप से उन्हें तोड़ना कोरोना के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। घर से जाते हुए उन्हें आखिरी बार बस पीछे से ही देख सकी थी। उनकी बुझी आँखें जो एक पल के लिए पीछे घूमकर मुझसे टकराई थीं। अनगिनत दर्द कहना चाहती थी। वो तकलीफ़ में थे अन्नू, पर उस तकलीफ़ का कोई इलाज नहीं मिल सका। अनायता के दिमाग में नीलम जी के बताए गए थे अल्फाज आज हथौड़े की तरह बज रहे थे। आखिरी बार उन्हें छू भी नहीं सकी अन्नू ने। एम्बुलेंस से बॉडी उतारी तक नहीं गई, बस एम्बुलेंस के शीशे से ही नंद के चेहरा देखने मिला और फिर बिना किसी रस्म रिवाज के नंद दुनिया से विदा हो गए। कितनी चालाकी से उस दौरान चल रही मेडिकल कंडीशंस को इस्तेमाल करके नंद किशोर जी का मर्डर किया गया, ये सोचकर ही उसकी रूह तक कांप रही थी। इधर परम भी एन के अंकल के साथ बिताए खूबसूरत लम्हे और उनकी सिखाई बिजनेस की बारीकियां याद कर रहा था। वो एन के, मेहंदी रत्ता और राम मल्होत्रा के नए बिजनेस आइडिया के दौरान हर समय उन दोनों के साथ था। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद उनकी कंपनी कब की शुरू हो चुकी होती। इस लॉकडाउन ने उससे बहुत कुछ छीन लिया, अपना घर, माँ का प्यार और पापा अंकल का सानिध्य भी। काश उस समय लॉकडाउन नहीं होता, वो कभी अंकल को ऐसे जाने नहीं देता। अपने विचारों के बीच वो कबीर को फ़ोन मिला चुका था। अपने अपने गम के सागर में गोते लगाते हुए परम दीवार से टिककर बैठ गया था और अनायता उसके सीने पर सिर टिकाए अनवरत आंसू बहा रही थी। परम एक हाथ से उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा था और दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछता जा रहा था। थोड़ी ही देर में कबीर एक चपरासी के साथ खड़ा था। कोई और मौका होता तो कबीर उसकी बहुत टांग खिंचाई करता, मगर अभी तो दोनों की दयनीय हालत देखकर वो भी घबरा रहा था। सूरज, लेट्स गो। कबीर के बोलने के बाद ही परम को उसके वहाँ आने का एहसास हुआ। दोनों अपने ख्यालों में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें दरवाज़ा खोलने और कबीर के अंदर आने का पता ही नहीं चला था। परम ने उठने की कोशिश की तो अनायता का वजन अपने ऊपर छूटता महसूस किया। कबीर, एंजल बेहोश हो गई है। परम और कबीर दोनों पैनिक हो गए। चपरासी ने पानी लेकर अनायता के मुंह पर छींटे मारे। अनायता होश में आई तो खुद को परम की गोद में देखकर झेंप गई। अरे एंजल, ठीक है ना? अब जो भी बीमारी है हम मिलकर लड़ेंगे। घबराने से काम नहीं चलेगा। चलो अपनी रिपोर्ट्स उठाओ और घर चलो। तुम्हारे इलाज के लिए हमें पैसा भी तो इकट्ठा करना है। कबीर ने चपरासी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो परम फौरन समझ गया और चपरासी की मदद से अनायता को सहारा देते हुए केबिन के बाहर निकाल लिया। इतने बीच आंख बचाकर कबीर ने फोल्डर में कुछ फालतू कागज़ डाले और बंद करके वापस खुली ड्रॉज में रख दिया। अब किसी को भी फोल्डर से कागज़ गायब होने का शक नहीं होगा। कबीर तसल्ली से सीटी बजाता उनके पीछे निकल लिया। ये परम का ही मास्टर प्लान था जो उसने फ़ोन पर कबीर को समझा दिया था। अगले दिन डॉक्टर अनुपम को अपने केबिन में हुए ड्रामे का पता चला तो सबसे पहले उसने ड्रॉज खोलकर फोल्डर चेक किया। उसे सही सलामत पाकर उसने चैन की सांस ली और फोल्डर को उठाकर एक लॉकर में बंद कर दिया। आखिर वो मेहंदी रत्ता परिवार की तिजोरी की चाबी जो थी। बेचारी धन्नों पर सवार होकर तीनों अनायता के घर की तरफ चल दिए। आगे कबीर, उसके पीछे अनायता और सबसे पीछे परम। अनायता ने बड़ी सहजता से कबीर की कमर में हाथ डाल दिए तो परम अंदर तक जल भुन गया। कबीर के बच्चे, तुझे वो मकीजा वाली गाड़ी लानी थी ना, जब पता था हम तीनों लोग होंगे। कबीर ने छोटे बच्चे की तरह मुंह फुला लिया।
स्पीड ब्रेकर्स पर जब बाइक 3-4 बार उछली तो गिरने से बचने के लिए परम को अनाहिता की कमर में हाथ डालने ही पड़े। अनाहिता और परम के बीच की असहजता को कबीर भी महसूस कर रहा था, तो उनका ध्यान बटाने के लिए कबीर ने बात करनी शुरू कर दी। वो अनाहिता, आंटी का फ़ोन आया था मेरे पास, वो तुम्हारे लिए परेशान थी। तुम दोनों के ही फ़ोन उठ नहीं रहे थे तो उन्होंने मुझे कॉल किया था। उन्हें बोला कि तुम हमारे साथ हो और हमारी म्यूज़िक प्रैक्टिस देखने में बिज़ी हो। अब तुम घर जाकर उसी हिसाब से बात करना, ओके? पर मम्मी के पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया कबीर? अनाहिता का सवाल तो सही था। वो मैं सुबह धन्नो को घर पहुँचाने गया था तो आंटी से काफ़ी बात हुई थी। तभी मैंने उन्हें अपना और कबीर का नंबर दिया था, जिससे ज़रूरत पड़ने पर वो कॉल कर सकें। परम के जवाब ने अनाहिता को एक बार फिर परम की दूरदर्शिता का कायल कर दिया। घर पहुंचकर अनाहिता ने अपने आप को ठीक किया और अपने अंदर चल रहे तूफान को छिपाती हुई मम्मी के गले लग गई। मम्मी, वो गैराज बॉयज़ तो ऑसम हैं, गजब का म्यूज़िक बजाते हैं। मैं तो उनकी धुन में ऐसी खोई कि टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। वो ठीक है बेटा, पर फ़ोन तो अटेंड कर लिया कर। मुझे तेरी फ़िक्र होती है बेटा। अब तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? नीलम जी ने उसे कसकर सीने से भींच लिया। अनाहिता भी तो इसी सानिध्य के लिए तड़प रही थी। वो भले ही मम्मी को अभी कुछ नहीं बता पा रही थी, पर उसे मन शांत करने के लिए माँ की गोद चाहिए थी। डिनर करके माँ के सोने का इंतजार करते हुए वो आज की सारी घटनाएं आपस में जोड़ रही थी। जिस दिन से अपने देश वापस लौटी है, ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर में बदल गई है। एक एक दिन जैसे शादी के समान सा जा रहा है। तभी उसे कागज़ की याद आई, जिसे देखकर वो जैकपॉट चिल्लाई थी। ये कागज़ नैन को दिखाना होगा, उसे पूरा हक है ये सच जानने का। पर अगर नैन भी इस साजिश में शामिल हुआ तो मैं कल परम से इस बारे में बात करूँगी। परम, पापा आपकी चॉइस हमेशा से बेस्ट है। उसने आसमां की तरफ थम्स अप किया और फिर सारे कागज़ बारीकी से पढ़ने लगी थी। दरवाजे की घंटी बजने से ही कबीर की आंख खुली। परम पहले ही उठ चुका था और शायद बाथरूम में था। गेट खोला तो नव्या को देखकर हैरान रह गया। तू तू कैसे बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक गई आज? तुम हटो पीछे, तुम्हें तो फुर्सत नहीं है मुझे कुछ भी बताने की। वो तो परम भाई ने कल फ़ोन करके सब बताया। मेरी भाभी प्रेग्नेंट हैं, ध्रुव भाई की फैमिली ने उन्हें स्वीकार कर लिया और एंजल भाभी इंडिया वापस आ गई हैं। कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं था ना कबीर भाई? नव्या ने अंदर घुसते हुए कबीर की डांट फैला दी। कबीर बोला सा मुंह बनाते हुए, तुझे तो पता है ना नब्बू, कितना बिजी है तेरा भाई। सारा दिन तेरे परम भाई के पीछे हनुमान की तरह ड्यूटी देना कोई छोटा काम तो नहीं। हाँ, और फिर रहा बचा टाइम, मुक्ति भाभी की ड्यूटी भी तो बजानी पड़ती है ना। नव्या ने आंख मारते हुए कहा तो कबीर ने उसका मुंह दबा दिया। ये मरवाएगी, कबीर बड़बड़ाया। परम भाई। परम को देखते ही नव्या भागकर परम के गले लग गई। देखा, मैंने कहा था ना कि एंजल भाभी के आने से पहले मैं आ जाऊंगी। परम ने उसको थम्स अप किया और फिर दोनों भाई बहन को बिठाकर समझाने लगा। देख कबीर, कल एन के अंकल की डेथ का जो काला सच सामने आया है, मैं नीलम आंटी पर अब रिस्क नहीं ले सकता। कल रात मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। फिर सब तरफ दिमाग दौड़ाया तो नव्या की याद सबसे पहले आई। भाई तू बुरा नहीं मानेगा ना अगर मैं नव्या को नीलम आंटी के साथ रहने के लिए मेहंदी रत्ता हाउस भेज दूँ? परम की आंखों में आंसू थे। बहुत प्यार करता है ना तू अपनी एंजल से? कबीर ने उसके आंसू पोंछे और गले लगा लिया। एंजल से भी और एन के अंकल से भी यार। वो मेरे मेंटर थे। उन्होंने मुझे मेरे पैशन को कंटिन्यू करने के लिए बहुत टिप्स दिए थे। परम दिल से एन के अंकल का सम्मान करता था। अनायता जब गैराज पहुंची तो कबीर और परम बहुत परेशान होने का नाटक करते हुए बोले, यार अब मेरी भी यहाँ नहीं है। नव्या यहाँ गैराज में अकेले रहेगी तो बहुत चिंता रहेगी ना इसकी। हाँ यार, अब जवान बहन को कहाँ रखूँ महीने भर के लिए? कबीर ने ड्रामा करते हुए कहा तो अनायता बीच में ही बोल पड़ी, अरे कबीर क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? और ये नव्या जवान बहन, माजरा क्या है भाई? वो क्या है ना, मेरी बहन है नव्या, इसकी 1 महीने की छुट्टियां हुई हैं और ये छुट्टियां में मेरे साथ ही रहती। मैरी थी तो दोनों साथ में टाइम बिता लेती थी। अब इसको यहाँ अकेले गैराज में रखना बहुत मुश्किल लग रहा है। कबीर लाचारी दिखाता बोला। अरे कबीर, कैसी बात कर रहे हो? नव्या को मैं अपने घर ले जाती हूँ। वैसे भी वहाँ मम्मी सारा दिन अकेली रहती हैं, उन्हें भी कंपनी मिल जाएगी। अनायता खुद कल रात से मम्मी के अकेले रहने को लेकर दुविधा में थी। नव्या को मम्मी के पास छोड़कर अनायता सारे पेपर्स लेकर वापस गैराज आ गई, क्योंकि आज मल्होत्रा अंकल और आर के अंकल यहीं आने वाले थे। फ्रेंड्स, कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। अनाहिता जब तक वापस गैराज आई, दोनों अंकल और गौतमी आंटी भी वहां पहुंच चुके थे। राम मल्होत्रा जी ने सभी के सामने नीलम क्रिएशंस की डिटेल्स शेयर की और परम को जल्द से जल्द गैराज समेटने का आदेश दे दिया।
ये अपने टुनटुने, गिटार और ड्रम भी देना किसी कबाड़ वाले को। अंकल, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये गलत है। अनायता एकाएक राम जी को समझाने लगी। गौतमी जी और कबीर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर परम को आंखों ही आंखों में छेड़ने लगे। परम शर्मा गया और झेंप मिटाने के लिए बिना बात के ही गैराज का मुआयना करने लगा। दिस इज़ नॉट फेयर अनु बेटा, तुम्हें मेरे साथ टीम बनानी चाहिए थी। जब एनके और ये खोते दा पुत्र एक टीम बना लेते थे तब मैं अक्सर यही बोलता था, आने दो मेरी बेटी को वापस, देखना वो मेरी साइड ही बोलेगी। राम मल्होत्रा छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोले, सॉरी अंकल, बट मैं हमेशा अपने परम की साइड पर रहूँगी। अनायता के मुंह से निकले चंद शब्द और वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस पसर गया। चंद लम्हों के लिए राम जी और गौतमी आंखों ही आंखों में बधाई बांट रहे थे। आरके जी दिल से इस जोड़ी को आशीर्वाद दे रहे थे। परम एकटक अनायता को देखे जा रहा था और अनायता सबको फ्रीज देखकर समझ पाई कि उसने अभी अभी क्या ब्लंडर कर दिया है। वो मम्मी की कॉल है। बिना बजे फ़ोन को भी कान से लगाकर अनायता कॉल अटेंड करती वहाँ से बाहर निकल ली। कबीर ने हुर्रे कहते हुए डांस करना शुरू कर दिया। अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू में करके और अपनी फिसली जुबान को 100 बार संभलने की हिदायत देती अनायता 5-7 मिनट बाद वापस अंदर आई और फिर राम मल्होत्रा जी से बाकी की टीम और काम शुरू करने के लिए ज़रूरी बातें डिस्कस करने लगी। अनायता, तुम्हें भाभी जी को भी साथ लाना होगा। नंद की पहली इच्छा यही थी कि नीलम जी का हुनर अब खुलकर सामने आए और वो छुपकर नहीं बल्कि पूरे मान सम्मान से अपने काम संभालें। अनायता भावुक होने लगी। पापा आज होते तो चीज़ें कुछ अलग दिशा में होती। राम जी ने उसे साइड से गले लगाया और उसका माथा चूमते हुए कहा, नंद नहीं है तो क्या हुआ बच्चे, मैं रहूँगा हमेशा तेरी परछाई बनकर, तुझे गिरने और टूटने नहीं दूंगा बच्चे। अनायता फूट फूट कर रोने लगी। गौतमी जी भी पास आ गई और उन्होंने भी एक तरफ से अनायता को संभाल लिया। परम ने गुपचुप उस खूबसूरत लम्हे को अपने फ़ोन में कैद कर लिया। तभी अनायता को याद आया और उसने कल हॉस्पिटल में मिले सारे पेपर्स राम जी के आगे रख दिए। नंद की मेडिकल रिपोर्ट देखकर राम जी गुस्से में मुठ्ठियां भींच गए। इतना गहरा षड्यंत्र, मेरा एन की बीमारी से नहीं गया, उसका मर्डर हुआ है, छोड़ूंगा नहीं इन कातिलों को मैं। आरके ने मामले की गंभीरता को समझते राम जी को शांत कराया और फिर समझते बोले, हम जोश में होश नहीं खोना है। अनायता बेटा, मैंने एन के सर की पुरानी फैक्ट्री में चल रहे बड़े फ्रॉड की सारी जानकारी सबूत सहित सौंपी थी। वो सब उनके सामान में ही होगा और फाइल तुम्हारे दादाजी की वसीयत की भी थी। हमें अपने सारे सबूत और ठोस कागज इकट्ठे करने होंगे, उसके बाद ही हमारा कोई एक्शन लेना सही रहेगा। आरके अंकल की दी जानकारी के बाद यही तय हुआ कि पहले एनकेजी का सामान ढूंढा जाए और सारे सबूत और ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी की जाएं, उसके बाद ही कोई ठोस एक्शन लेना सही रहेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ भी आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।